नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जून महीने का करंट अफेयर्स। दोस्तों हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर्स पूरा कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पूरा करेंगे जून महीने का करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये जो नोट्स है ये गुरुदीप क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं और कोई साथी ऐसा हो जिसने अब तक ये नोट्स नहीं लिए हो तो दोस्तों आप गुरुदीप क्लासेस के ऐप से ये नोट्स ले सकते हैं और जिसमें आपको नोट्स के साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल है ना निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का अभ्यास हो सके। और कोई साथी ऐसा हो जो कि ये नाम मात्र के शुल्क वाले भी अगर जो नोट्स है ये अगर परचेज नहीं कर पाता हो तो दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं या जो व्हाट्सअप नंबर जो दिए हुए हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये नोट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों पैसों के कारण आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आपके माता पिता ने जो आपके अध्यापक बनने का जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर वो जिम्मा है दोस्तों। तो आप ही को वो सपना है जो पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता है और पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े वो भगवान नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि पत्थर को भी जब है ना चोट लगा लगा के उसको भगवान बनाना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों संघर्ष है ना, हम कहते हैं कि भगवान भी संघर्ष के लिए उसे चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। आप ही वो है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो संघर्ष है दोस्तों संघर्ष महान बनाता है। और जो संघर्ष है वो खैर है ना एक ऐसी चीज है कि सबके जीवन में अपने अपने हिसाब से अलग अलग संघर्ष की परिभाषा होती है, लेकिन दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या है कि गवर्नमेंट नौकरी पाना, सरकारी नौकरी की चाहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष है दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने जो ये सपना देखा है ये सपना जल्दी पूरा होगा दोस्तों। बस धैर्य रखिए, हौसला रखिए और सबसे मेन खुद पे विश्वास रखिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो खुद पे विश्वास करना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की इस क्लास का हम आगाज करते हैं, भगवान श्री सांवरिया सेठ का नाम लेते हैं और इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। बस आप लोगों को मेरे साथ दोस्तों ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के नोट्स के जो प्रिंट आउट है उसको साथ में रखना है और आपको साथ साथ में देखते जाना है कि सर कहां पढ़ा रहे हैं, आपको भी उसके नीचे नीचे लाइन करते हुए जाना है। और जहां जहां मैं बताऊं ये चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट लगाते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो आज के हमारे करंट अफेयर्स है ये जून महीने के करंट अफेयर्स होने वाले हैं। ठीक है, जून महीने के करंट अफेयर्स होने वाले हैं, तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलो देखो। अब देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सबसे पहला अवार्ड कौन सा मिला भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा इन पुरस्कारों को ऊपर की तरफ लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार हमको दिख जाए। देखो भाई है ना, सबसे पहले हम शुरू करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। मैं कह रहा हूं दोस्तों रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई। परीक्षा में सीधा सीधा से यहां से सवाल बनेगा कि साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कब करी भाई? 18 जून 2025 को घोषणा कर दी है दोस्तों। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त 2 भाषाएं, एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी, यानी हम कहें कि कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अभी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मेरे दोस्तों कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं। और 22 भाषाओं के साथ 2 भाषा कौन सी? एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी भाषा। हम कहें कि कुल 24 भाषाओं के लिए ये हमारे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों इस पुरस्कार में एक ताम्र फलक पर उत्कीर्ण प्रशस्ति पत्र के साथ 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना, ये आरपीसी के लेवल की चीज है, क्योंकि आरपीसी इस तरीके की चीजें ज्यादा पूछती है कि भाई पुरस्कार तो दिया जा रहा है लेकिन उस पुरस्कार में क्या क्या दिया जा रहा है, ऐसी चीजें कौन पूछता है? आरपीएससी पूछता है। मेरे दोस्तों आप लोगों को रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के बाद ओबीसी बात है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तरफ आप लोग जाओगे तो उसके लिए भी हमारा जो कंटेंट है ये बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को हाजिर करेंगे, क्योंकि सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं दोस्तों आरपीसी तक की जो हमारी पकड़ उस पकड़ को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग मजबूत करने वाले हैं। अब दोस्तों किस किस भाषा के लिए पुरस्कार मिला एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। हमको मेनली 3 भाषाओं का ध्यान रखना, एक है ना फर्स्ट है भाई एक है ना 3 भाषाओं के लिए हम ध्यान रखेंगे। एक अंग्रेजी भाषा है, इसके लिए युवा साहित्य पुरस्कार मिला हमारे अद्वैत कोटरी को, है ना। इनकी जो कृति थी सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्धा उपन्यास, है ना। क्या नाम है इनकी कृति का? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध, यानी हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि एक लड़के से क्या बन गए? भगवान बुद्ध बन गए। तो कि ये उनका उपन्यास क्या नाम है भाई? अद्वैत कोटरी को युवा साहित्य के लिए मिला। और बाल साहित्य के लिए मिला मेरे दोस्तों नितिन कुशलप्पा एमपी, है ना। इनकी जो कृति है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड
फेबल्स रिटोल्ड कहानी, ठीक है, कहानी के लिए मिला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हिंदी भाषा के लिए, ये हमारे काम का है। हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार पार्वती तिर्की को मिला है और इनकी कृति है फिर उगना। हाँ भाई, कविता है इनकी कौन सी, फिर उगना। और बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सुशील शुक्ला को और इनकी कृति है 1/12। हाँ भाई, 1/12 कहानी के लिए। पार्वती तिर्की को कविता है ना, मतलब फिर उगना कविता के लिए मिला है और सुशील शुक्ला को 1/12 कहानी के लिए मिला है। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार पूनम चंद गोदारा को मिला है। ये बीकानेर की रहने वाली है और इनकी कृति का नाम है दोस्तों अंतस्रे आंगन। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा में सीधा सीधा सा आरपीसी ने सवाल पूछ लिया, आप लोगों की भी परीक्षा में सीधा सीधा सा बनेगा। ध्यान रखना भाई, पूनम चंद गोदारा का संबंध बीकानेर से है, इनकी कृति का नाम ध्यान रखना मेरे दोस्तों अंतस्रे आंगणे। मोस्ट इंपोर्टेंट लगना भाई, अंतस्रे आंगणे। बाल साहित्य पुरस्कार मेरे दोस्तों भोगीलाल पाटीदार को मिला है। ये बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। इनकी कृति है दोस्तों है ना, पखे रूनी पीड़ा, पखे रूनी पीड़ा। भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के रहने वाले, दोनों के नाम ध्यान रखना, पूनम चंद गोदारा युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट हमको कह रहा है नेक्स्ट 38वां क्या भाई, नेक्स्ट 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार। इंपोर्टेंट लगाना भाई, नेक्स्ट 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार से एमएल गर्ग को सम्मानित किया भाई। किसको सम्मानित किया गया, एमएल गर्ग। ध्यान रखना दोस्तों, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण कार्य के लिए एमएल गर्ग को 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, मेनार एवं खींचन रामसर स्थल घोषित। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में वर्तमान में कितने 4 रामसर साइट हो गए। कितने हो गए भाई रामसर स्थल, 4 हो गए। हम जानते हैं दोस्तों ईरान के अंदर 1971-72 में एक सम्मेलन हुआ था, है ना, हम कहें कि रामसर स्थल पे हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था, इसलिए उसके नाम उन्हें रामसर स्थल या रामसर साइट कहा जाता है। और वर्तमान में राजस्थान में 4 रामसर साइट है। कितनी भाई, 4 है। 2 तो पहले थी, एक हमारे जो केवला देव है वो सबसे पहली थी, है ना, 1981 में। उसके बाद दूसरी सांबर झील है। उसके बाद 2 और रामसर साइट अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर घोषित हुई है। एक हमारे उदयपुर का मेनार है और एक हमारे फलोदी का खींचन है। दोनों इंपोर्टेंट मेरे दोस्तों ध्यान रखना। और जैसे इनको शामिल किया गया, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई भाई, 91 हो गई है। याद रहेगा आपको। तो ये इनसे अभी तक राजस्थान में 4 हम कहें कि रामसर स्थल हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 24 जनवरी 2025 को इंदौर और उदयपुर को रामसर सिटी भी घोषित किया चुका। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, भारत के 2 शहर जिनको रामसर सिटी के रूप में, एक तो हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है और एक हमारे राजस्थान का उदयपुर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेनार गांव। मेनार गांव दोस्तों बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। मेनार गांव उदयपुर में दोस्तों ये पक्षी प्रेमियों के लिए बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, जहां 200 से अधिक आपको प्रजातियां प्रवासी पक्षियों की पाई जाती है, जिनमें दोस्तों संकटग्रस्त सारस क्रेन, ब्लैक नेक्ड स्टॉक और डोलमेशियन पोलिकन, है ना, जैसे पक्षी शामिल है। इसमें 110 से अधिक जो है जल पक्षी प्रजातियां, जिनमें 67 प्रवासी और कुछ गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इतना आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। आप लोगों को ध्यान रखना, मेनार गांव को हम बर्ड विलेज के नाम से जानते हैं। यहाँ के 3 तालाबों के नाम जरूर ध्यान रखना भाई, है ना, ब्रह्म तालाब, दंड तालाब और खेरोदा तालाब। ये पूछा जा सकता है ये तालाब कहाँ है भाई, मेनार उदयपुर के अंदर है। इसका क्षेत्रफल होगा हमारे 463.4 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, खींचन गांव फलोदी। खींचन गांव फलोदी हमारे दोस्तों होती है ना, हमारे जो एरिना के जो संस्थापक जो साथी है भंवर जी का संबंध भी इसी गांव से है। और उनकी अभी दोस्तों क्या ना, हम कहें कि ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी की किताब आ रही है। आप लोगों को विशेष रूप से दोस्तों इस किताब का मैं कर रहा हूं दोस्तों, सभी साथियों को बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान ज्योग्राफी की अब तक की सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय और सबसे प्रामाणिक किताब होने वाली मेरे दोस्तों, ज्योग्राफी बाय एरिना वाले गुरुजी, या ज्योग्राफी बाय हमारे जो भंवर जी सर है, जो है ना भंवर जी सर है। और भंवर जी जो है दोस्तों बहुत ही शानदार, दोस्तों 1 साल हो गया उनको इस किताब पे मेहनत करते हुए। हाँ, पूरा 1 साल हो गया इस किताब पे मेहनत करते हुए। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, अब तक चाहे कितना ही बड़ा ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों ना हो, इस किताब का मुकाबला एक बार जब ये किताब आप लोगों के हाथों में होगी, आप खुद कहोगे कि यार वास्तव में क्या बुक तैयार की गई है। ये मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं खुद के मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग एक बार देखना कि आप लोगों के पास जब वो किताब आएगी, आप कहोगे कि यार वास्तव में क्या किताब है। अब तक की सबसे विश्वसनीय, सबसे प्रामाणिक किताब जो है वो ज्योग्राफी की हमारे भंवर जी सर तैयार कर रहे हैं। और इनका संबंध भी है ना खींचन गांव से, इसीलिए थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ध्यान रखना, खींचन गांव जो है फलोदी दुनिया भर में कुर्जा डोमिसाइल क्रेन जो है पक्षियों के प्रवास के लिए मशहूर है। और दोस्तों ध्यान रखना कि इससे भी वर्तमान में रामसर साइट के रूप में इसका जो टोटल एरिया कितना भाई 54.18 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो भाई, राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए भाई, 4 हो गए। एक हमारे पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर के अंदर है। 1 अक्टूबर 1981 को रामसर
स्थल घोषित किया गया, जो कि भारत का पहला रामसर स्थल था। अगला सांबर झील है, जो कि जयपुर के अंदर है। 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया। राजस्थान की एकमात्र झील है जो कि सांबर झील, जो कि रामसर स्थल है। उसके बाद मेनार, उदयपुर और खीचन फलोदी, इनको दोस्तों 4 जून 2025 को हम कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की संध्या के अवसर पर इनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये आप देख ही सकते दोस्तों नजारा। चलो भाई, है ना। तो नेक्स्ट देखो, पोखरण। हाँ भाई, ध्यान रखना, पोखरण में बैटल एक्स डिवीजन का युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट लगाना मेरे दोस्तों। पोखरण हमारे जैसलमेर के अंदर पड़ता है और वहां पे बैटल एक्स डिवीजन का युद्ध अभ्यास हुआ भाई। कब हुआ? 1 जून 2025 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर, है ना। ये हम कहें कि बैटल एक्स डिवीजन जो है हमारे भारतीय सेना की, उसका, है ना, हम कहें कि युद्धाभ्यास हुआ है। थीम क्या थी भाई? फ्यूचर रेडी, भविष्य की युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयारी। ध्यान रखना भाई, भारतीय सेना की कोणार्क कॉम्स के तहत बैटल एक्स डिवीजन द्वारा इसका युद्धाभ्यास किया गया। और इस युद्धाभ्यास में मेरे दोस्तों मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार और तकनीकी सिस्टमों का समावेश किया गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। इसका क्या उद्देश्य है ये आप लोग देख सकते हो। इतना कोई डिटेल से, है ना, कोई RS मेंस वगैरह या हम कहेंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारियों के लिए इतना डिटेल से पढ़ना। बाकी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि भाई पोखरण में बैटल एक्स डिवीजन का युद्धाभ्यास 1 जून 2025 को किया गया। और कोई पूछे कि कौन सी सेना थी, तो भारतीय सेना की कोणार्क कॉम्स के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, इतना हमारे काम की चीज है। बाकी नोट्स में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों। एक एक पॉइंट को, एक एक फैक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किया गया है। और ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी काम के ये नोट्स होने वाले हैं। ठीक है भाई, अगला देखो, रुद्राक्ष। हम कहेंगे रुद्राक्ष ड्रोन का सफल परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है भाई, ध्यान रखना, भारतीय सेना ने जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में रुद्रस्थ हाइब्रिड वर्टिकल, है ना, टेक ऑफ लैंडिंग, हम कहेंगे VTOL जिसे नाम दिया गया, UAV ड्रोन का सफल परीक्षण 11 जून 2025 को किया। ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित एक UAV ड्रोन है जो कि भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना, रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ भाई? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। 1 जून को हम कहें कि जो कि भारतीय सेना की कोणार्क कॉम्स है, उसका बैटल एक्स डिवीजन का युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? वो भी हमारे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। नेक्स्ट देखो भाई, जोहड़बीड़ बीकानेर, है ना, थोड़ा सा यहाँ जोहड़बीड़ लिखा हुआ, ध्यान रखना। जोहड़बीड़ बीकानेर में बनेगा गिद्ध संरक्षण केंद्र। कौन सा भाई? गिद्ध संरक्षण केंद्र। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ भाई? जोहड़बीड़ बीकानेर में। और वहीं पर, और यही जोहड़बीड़ बीकानेर में क्या बनेगा भाई? गिद्ध संरक्षण केंद्र। आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो कि गिद्धों के संरक्षण के लिए बीकानेर के जोहड़बीड़ में हुआ ना वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, या हम हिंदी में कहे तो गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में। मैं कह रहा हूं दोस्तों, वर्तमान में, है ना, हम कहें कि 2-3 सालों से काफी चर्चा में थी कि राजस्थान की जो मेज नदी है, जो कि बूंदी जिले के अंदर बहती है, उसी मेज नदी के ऊपर आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्तों, ये मेज नदी है। और इसी मेज नदी पर दोस्तों राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। आप लोग नजारा देख सकते हैं दोस्तों, मेज नदी जो है उसके ऊपर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसका नाम क्या है भाई? गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। हाँ भाई, गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसका लोकार्पण 18 जून 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। और ये बूंदी जिले के लोहली गांव में मेज नदी पर निर्मित की जा रही है। दोस्तों ध्यान रखना, इस सिंचाई परियोजना से केशवराय पाटन क्षेत्र के 17 गांवों के लगभग 25,000 किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और लगभग 123.87 करोड़ रुपए, है ना, की लागत से पूर्ण हुई। और लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि इसमें सिंचित होगी। आप लोगों को इतना डाटा ध्यान नहीं रखो तो भी आप लोग क्या ध्यान रखना कि बूंदी जिले के लोहिली गांव में मेज नदी के ऊपर राजस्थान की पहली, है ना, हम कहें कि सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और क्या नाम है भाई? गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट परियोजना। चलो भाई नेक्स्ट देखो, है ना, नेक्स्ट भाई अरावली ग्रीन परियोजना। क्या नाम है भाई? नेक्स्ट अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। हम जानते हैं दोस्तों कि मरुस्थल का जो प्रसार है, हम कहें कि मरुस्थल जो है वो हमारे, है ना, पूर्व की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी मरुस्थल को रोकने के लिए मेरे दोस्तों हमने है ना, हमारे जो बेसिकली जो हमारे जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का दोस्तों मुख्य जो काम है वो क्या है भाई? हमारे मरुस्थल के प्रसार को रोकना। वैसे तो इस अरावली पर्वतमाला के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर जो नदियां वो कहाँ से निकलती? वो इसी अरावली पर्वतमाला से निकलती। हम कहते हैं दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा जो धात्विक खनिज है, उन धात्विक खनिजों का भी आपको जो हम कहें कि जो मुख्य स्रोत क्या मिलेगा? यही हमारी अरावली पर्वतमाला मिलेगी।
मैं कहता हूँ दोस्तों कि हमारे भारत में दोस्तों हमारे जो कहेगी सबसे ऊंची पर्वतमाला, हम कहेंगे सबसे है ना जो हिमालय पर्वतमाला है, उससे भी ज्यादा अगर पुरानी कोई पर्वतमाला तो हमारे अरावली पर्वतमाला है। बिल्कुल ये चीज तो हमको पता ही है। तो कि हम कहें कि सबसे ज्यादा वनस्पति है वो भी इसी पर्वतमाला में पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनजातियों का जो निवास है वो भी इसी पर्वतमाला में। तो हमारे लिए ये जो अरावली पर्वतमाला इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और सबसे मेन है कि ये मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। तो ये मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए इस अरावली पर्वतमाला के सहारे एक ग्रीन वॉल परियोजना तैयार की जा रही है। अब हम देखते हैं भाई, देखो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबाई की लगभग 64.5 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 5 किलोमीटर चौड़ा, हाँ भाई ध्यान रखना 5 किलोमीटर चौड़ी, लगभग ऐसे है ना 5 किलोमीटर चौड़ाई की एक पूरी पट्टी बनाई जा रही है, जिसे हरित पट्टी बफर जोन स्थापित करना है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? मरुस्थलीकरण की रफ्तार पर रोक लगाना, मृदा स्वास्थ्य सुधार, भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और अरावली की पहाड़ियां चंबल, साबरमती और लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत। ठीक है, तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा 81% राजस्थान में, 15.8% गुजरात में, 1.7% हरियाणा में, 1.6% दिल्ली में। ना ये सूची से उठाया गया डेटा, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान में इस अरावली पर्वतमाला का हिस्सा कितना भाई, है ना लगभग 81% के आसपास हमारे राजस्थान में। ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के 29 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने जिले भाई? 29, जिसमें राजस्थान के अकेले के 19 जिले हैं। कितने जिले भाई? मुख्यतः ध्यान रखना भी राजस्थान के 19 जिले हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। जिलों के नाम आप देख ही सकते हो। राजस्थान का लगभग 62.06% हिस्सा दोस्तों मरुस्थलीकरण से गुजर रहा है ना। तो ये आप लोगों को ये चीज भी ध्यान रखनी, नया डेटा है 62.06% राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो मरुस्थलीकरण से गुजर रहा है। और बजट 2025-26 में हम कहें कि हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये भी आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हमको ध्यान रखना है। हम कहेंगे भारत के 4 राज्यों में 1400 किलोमीटर लंबाई की 5 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया ताकि मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सके। इसके साथ ही इसके और भी कुछ उद्देश्य, इनका भी आप लोग रीडिंग लगाना ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ये पूरे हम कहें कि इन 4 राज्यों के 29 जिलों में और राजस्थान के अकेले के कितने 19 जिले, कितने भाई 19 जिले, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हम कहें कि हरित अरावली विकास परियोजना में टोटल 250 करोड़ के 250 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या करा है, देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहां बनेगा भाई? जोधपुर के अंदर। छाप लेना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। हम कहें कि देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहां बन रहा है? हमारे जोधपुर के अंदर। देखो भाई, उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा जोधपुर के भगत की कोठी में देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। 167 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें दोस्तों 600 मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत होगा, जहां 3 वंदे भारत की एक साथ मेंटेनेंस, एक साथ इनकी सेवा प्रदान करने की क्षमता होगी। यानी हम कहेंगे 3 वंदे भारत एक साथ में लगे उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव किया जा सकेगा। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नागौरी पान मेथी। ये जो नागौरी पान मेथी मेरे दोस्तों भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 23 मई 2025 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 में संशोधित करते हुए नागौर पान मेथी को मसाला बोर्ड की अनुसूची 1 में क्रमांक नंबर 53 पर शामिल किया गया। ध्यान रखना भाई, है ना। हमने मई वाले करंट अफेयर्स में पढ़ा कि सांगरी को, है ना, राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे सांगरी को जीआई टैग मिला है। हाँ भाई, जीआई टैग मिला है। वैसे आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना, नागौर की जो पान मेथी है उसको मसाला बोर्ड की, है ना, हम कहें कि, है ना, क्रमांक 53 पर जोड़ा गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ये जो नागौर पान मेथी क्यों फेमस है भाई? खुशबू और गुणों के लिए, है ना, मशहूर नागौर पान मेथी मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल कर दी गई। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या कर रहा है हमसे, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कोटा के अंदर। इंपॉर्टेंट लगाना भाई मेरे साथियों, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां बनेगा भाई? कोटा जिले के अंदर। देखो भाई, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र मुकुंदरा विहार कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 220 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और लगभग 3200 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल होने वाला। यहाँ संत कबीर के सामाजिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान पर शोध और जनजागरण में सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट कोई हमसे पूछे कि संत कबीर शोध केंद्र कहां बनेगा भाई? कोटा के अंदर बनेगा। नेक्स्ट देखो, रंगोली श्रीवास्तव कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र सदस्य। इंपॉर्टेंट लगाना भाई, हम कहेंगे विश्व स्तर पर फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर का आयोजन वॉशिंगटन डीसी, हम कहेंगे यूएसए की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां पे किया गया। और इस समिट में 3-4 जून को इस सम्मेलन में भाग लेने वाली भारत की एकमात्र सदस्य कौन थी भाई? रंगोली श्रीवास्तव। कौन थी भाई? रंगोली श्रीवास्तव। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बार हम देख लेते हैं कि रंगोली श्रीवास्तव कहाँ की थी भाई। देखो, इस सम्मेलन में विश्व के 19 आमंत्रित सदस्यों में से भारत की एकमात्र तथा सभी आमंत्रित
आमंत्रितों में से सबसे युवा सदस्य भरतपुर की रहने वाली कौन, डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें दोस्तों 19 सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें सबसे युवा जो सदस्य थी वो हमारे राजस्थान से थी और पूरे भारत की एकमात्र सदस्य थी ये भरतपुर की रंगोली श्रीवास्तव। ठीक है भाई। अगला देखो, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, मैं कह रहा हूं दोस्तों छपेगा। हाँ भाई, आप लोग भी अपने किताब में लिख देना भाई 100% छपेगा। कितना भाई, 100% छपेगा, छपने वाला सवाल है। अभी जो हम कहेंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी ये छपा था, उसमें दोस्तों ना तब इसकी डेट थी 11-12 दिसंबर, लेकिन उसके बाद भजन लाल जी के जाने क्या जमी, भजन लाल जी ने इसकी तारीख बदल दी, तारीख बदल के क्या कर दी, 9 से 10 दिसंबर 2025 कर दी। इसका आयोजन कब होगा भाई, जयपुर में होगा। अब होगा, इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। किससे, है ना, किसके सहयोग से मेरे साथियों, ध्यान रखना हमको, उद्योग और वाणिज्य विभाग, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, उद्योग और वाणिज्य विभाग के सहयोग से 9 से 10 दिसंबर 2025 को राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। क्या इसका क्या उद्देश्य है भाई, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे जो राइजिंग राजस्थान जो हुआ था, इसमें जितने भी जो समिट हुए थे उन पे हस्ताक्षरित जो एमओयू हुए उनका विवरण पेश करना और जो निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देना और राजस्थान में निवेश को एक अग्रणी राज्य बनाना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखो भाई, राइजिंग राजस्थान समिट में दिसंबर 2024 में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, जिसमें से 3.08 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पे उतरा जा चुका है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक चीज और देखो भाई, एक चीज और क्या काम की है भाई, शानदार इंपॉर्टेंट जानकारी, प्रवासी राजस्थानी दिवस। इंपॉर्टेंट लगाना मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना भाई, इंपॉर्टेंट ही नहीं, आगे 2 बार मोस्ट भी लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई राजस्थान पहली बार प्रवासी राजस्थान दिवस मना रहा है। कब मना रहा है भाई, 10 दिसंबर को मना रहा है और इसका आयोजन पहली बार 2025 में होगा। देख लो भाई, 10 दिसंबर को पहला राजस्थानी दिवस, 10 दिसंबर को आयोजित होगा पहला राजस्थानी दिवस और 9 से 10 दिसंबर को आयोजित होगा राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या करा है, 7R कॉन्क्लेव 2025। ये देखो 7R कॉन्क्लेव 2025, ये भी दोस्तों छपने वाला सवाल है भाई। 4 से 5 जून 2 दिवसीय जो 8वां संस्करण था इसका, 4 से 5 जून को ये जो 7R कॉन्क्लेव, इसका आयोजन आईटीसी राजपुताना होटल जयपुर के अंदर किया गया। इसके आयोजक कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, हम कहें कि CII है, और है ना राजस्थान द्वारा। थीम क्या थी भाई, फ्यूचर सिटीज, सस्टेनेबल, रेजिलिएंट एंड थ्राइविंग। ठीक है, क्या इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों, पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित चर्चा। 7R सिद्धांत, 7R क्या क्या भाई, रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर, रिसाइकिल को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके साथ ही विशेषज्ञ नीति निर्माताओं एक मंच पे लाकर उनको सर्वोत्तम संस्थाओं के रूप में काम करवाना। हमारे काम की जानकारी क्या भाई, 7R कॉन्क्लेव कहाँ होगा भाई, 4 से 5 जून को हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, जयपुर के अंदर हुआ था, आईटीसी राजपुताना होटल में। 2 दिवसीय प्रोग्राम था, 8वां संस्करण था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो भाई, हमारे नेक्स्ट देखो योग दिवस। हमने दोस्तों 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। कोई पूछे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा मनाया भाई, 11वां मनाया। पहली बार कब मनाया था, 2015 में। इस बार हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया भाई, 21 जून 2025 को। इस बार की थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हाँ भाई, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इंपॉर्टेंट है भाई। योग दिवस की थीम पूछी जा सकती है परीक्षा में। हमने इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, पहला 2015 में, इस बार हमने 11वां मनाया। ठीक है भाई, इसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ भाई, खूड़ी जैसलमेर। यानी हमारे जो भजन लाल जी थे, भजन लाल जी ने खूड़ी जैसलमेर में जाकर रेत के दौरों के बीच में क्या किया भाई, योग दिवस मनाया। ठीक है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है मेरे दोस्तों, जयपुर ग्रेटर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर। ये काफी चर्चा में रहती है सौम्या गुर्जर, तो आप लोगों को ध्यान रखना। राजस्थान में दोस्तों प्रदेश भर में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। हाँ भाई, देख लो भाई, कितने लोगों ने, 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योग, है ना, हम कहें कि योगाभ्यास किया। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हम इसका जो नाम है वो दर्ज हुआ। योग संगम पोर्टल पर सर्वाधिक 2.44 लाख प्रतियोगियों ने एक साथ पंजीकरण करके देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। ये जानकारी बहुत छपने वाली जानकारी है। योग संगम पोर्टल पर कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे भाई, 2.44 लाख रजिस्ट्रेशन होके राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा। ये देखो भाई, योग दिवस आयोजन राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर, सर्वाधिक 1.30 लाख स्थानों में हम कहें कि 1.27 करोड़ लोगों ने इसमें प्रतिभागी हुए, इन्होंने भाग लिया। ठीक है भाई, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखो भाई, विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह, इंपॉर्टेंट लगाना भाई। ये भी हम कहें कि 5 जून 2025 को हमने कहे कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। हम ना कहाँ पे किया भाई, RIC सभागार जयपुर के अंदर किया, जिसका जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जमुआ रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगा कर किया। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हम कहेंगे दोस्तों, ये सिंदूर का पौधा जो है, इसका वनस्पति का नाम क्या भाई, भिक्षा ओढ़ लेना है। ये मूल रूप से एक
अमेरिकन उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी है। इसमें दोस्तों सिंदूरी, लिपस्टिक ट्री, लटकन, अचोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी कोई इस काम की जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको जानकारियों को पढ़ सकते हैं। सुजिस में था, चर्चा में था, तो आप लोगों की परीक्षा में भी छप सकता है कि इस सिंदूर के पौधे का वनस्पति का नाम ध्यान रखना, बिक्सा ओरलोना। ठीक है भाई, चलो हम कहें कि ये जो हम कहें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 5 लवकुश वाटिकाओं की शुरुआत की गई। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीईटीपी का लोकार्पण किया गया। 7 संभागीय मुख्यालयों में औद्योगिक शहरों में ई वेस्ट संग्रहण हेतु 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाई। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक देखो भी है ना, मासला मगरा उदयपुर में हमने कहा कि नगर वन की स्थापना की जाएगी। केसला ग्रीन लंग्स जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ किया गया। ये भी ध्यान रखना, जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखो भाई, सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन 2.0 का भी शुभारंभ किया गया। राज्य प्रदूषण व सीएससी दिल्ली के मध्य ये ना 2030 तक को लेके एक एमओयू हुआ। भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो राज्य प्रदूषण मंडल और आईआईटी टीएम पुणे के बीच से एक समझौता हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो राज्य प्रदूषण मंडल और आईआईटीएम है ना, हम कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पुणे के बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो हमारे राज्य स्तरीय जो समारोह था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो भाई, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से 20 जून। मैं करूँ दोस्तों तारीख ध्यान रखना, अभी आरपीएससी ने भी परीक्षा में काफी बार पूछा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है 5 जून से 20 जून तक चलना। टैगलाइन क्या थी भाई, पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान रखो। हाँ भाई, पानी रो मान रखो जीवन रो ध्यान रखो। दोस्तों जल ही जीवन है। एक जल ऐसा है जो आप लोगों को अगर जल नहीं मिले तो मृत्यु भी हो सकती है, और एक जल ऐसा है कि प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए तो वो जल मार भी सकता है। यानी जल कम है तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो तो भी दिक्कत है। इसलिए दोस्तों वो राजस्थानियों के लिए तो विशेषकर से पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो दोस्तों पानी को हमारा जो विशेष जो उद्देश्य होना चाहिए, पानी की बचत होना चाहिए। और एक हम अगर पढ़े लिखे व्यक्ति, हम अगर शिक्षित है, तो हमारा ये फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोगों को अगर कहीं नल से अगर व्यर्थ पानी अगर बहता हुआ मिले तो आप लोगों को क्या करना, फटाफट से नल को बंद कर लेना। ये नहीं देखना कि नल बह रहा है, कोई नहीं देख रहा तो मैं भी बंद नहीं करूं, है ना। ये अपने मन में भाव नहीं रखना मेरे दोस्तों। जनरली मेरे तो मन में एक भाव आता है कि जैसे मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और अगर नल चल रहा है और एक बूंद बूंद भी गिर रहा हो तो मैं फटाफट जाके उसको बंद करता हूँ, है ना। तो ये मन से अब भाव आना है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए दोस्तों जल नहीं बचेगा। वैसे भी हम केवल 1% जल का उपयोग करते हैं, है ना। 1% जल पे पूरा विश्व, हम कहें कि 1% जल पर आश्रित है, उससे निर्भर हमारा जो काम चल रहा है। अगर दोस्तों यही नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चाहे हमारी बिजली हो, चाहे लाइट हो, ये आगामी, हम कहें कि आगामी पीढ़ियों के लिए हमको इन्हें सुरक्षित करना है और इनका जितना हो सके सदुपयोग करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो कि पानी रो मान रखो, जीवन रो ध्यान रखो, टैगलाइन के साथ में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है 5 जून से 20 जून को चलाया गया। इसकी जो शुभारंभ है वो मुख्यमंत्री जी ने गंगा दशहरा पर 5 जून को जयपुर के रामगढ़ बांध पर किया गया, और इसका जो समापन है वो 20 जून को जैसलमेर की गड़ीसर झील से किया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अभी आरपीएससी ने परीक्षा में पूछ ली, ठीक है। इस अभियान में 30,70,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कुल 2.53 करोड़ नागरिकों ने इसमें भागीदारी करी, जिसमें 1.32 करोड़ कौन थी भाई, महिलाएं। ये पूछा जा सकता है डेटा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में कुल कितने नागरिकों ने भाग लिया, 2.53 करोड़। इसमें दोस्तों 42,200 से अधिक जल स्रोतों की सफाई की गई। हम कहेंगे 73,900 से अधिक कार्यालय, अस्पताल और विद्यालयों की साफ सफाई की गई, और 18,900 पूर्ण कार्यों का लोकार्पण, करीब 5,900 नए कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो इसी के साथ दोस्तों ये जो हम कहेंगे 5 जून से 20 जून केवल वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान नहीं चल रहा था, इसके साथ में एक अभियान और चल रहा था, जल स्वावलंबन पखवाड़ा। कौन सा पखवाड़ा चल रहा था भाई, जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 जून से 20 जून तक चलाया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके शुभारंभ में मेरे दोस्तों हम कहेंगे कोरडा ब्लॉक उदयपुर, ध्यान रखना भाई, कोरडा ब्लॉक उदयपुर से जनजाति विकास जो मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा किया गया। इसका क्या उद्देश्य है भाई, राजस्थान के चयनित ग्रामों और ग्राम पंचायतों में 15 जून से 25 जुलाई 2025 तक यह अभियान आयोजित किया गया। इसका जो उद्देश्य है कि भाई जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनजातीय परिवारों तक पहुंचाना। तो कि भी हम कहें कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत है वो हमारे हमारे जो हम कहें कि जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, है ना, कोरडा ब्लॉक उदयपुर से इसकी शुरुआत करी थी। 15 जून से 15 जुलाई तक इसका जो ये एक प्रकार से ये है ना, ये है ना उत्कर्ष अभियान चलाया गया, ठीक है भाई। इसमें दोस्तों राज्य के 36 जिलों के 207 विकास खंडों में
6019 गांवों को विकसित किया जाने का लक्ष्य रखा गया। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो कोई पूछेगा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में कितने जिलों का, 37 जिलों के 207 विकास खंडों के 6019 गांवों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट देखो भाई, कुछ जानकारी ऊपर है कुछ जानकारी नीचे है, एक ही साथ करने की ना कोशिश करते हैं। आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। हम जहां भी रह रहे हो, मैं दोस्तों अगर मान लो कि मैं इस कमरे में रह रहा हूं तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि इस कमरे को साफ करना। मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूं, मतलब मैं जिस गांव में रह रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जिस गांव में रह रहा हूं वहां मुझे सफाई करनी है। सफाई खुद को भी करनी है, लोगों को भी प्रेरित करना है। अगर हम पढ़े लिखे तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो जो पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों को भी समझाने का काम वो पढ़े लिखे का काम होता है। अगर हम भी अगर उनके जैसे करने लग जाएंगे, हर कहीं गंदगी फैलाने लग जाएंगे, तो दोस्तों कैसे काम चलेगा। अकेले मतलब अकेले मोदी जी से तो स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना वो पूरा होगा नहीं। हम कहेंगे मोदी जी के साथ में हमको लगना पड़ेगा, तब जाके स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है वो पूरा होगा। ये केवल एक मोदी जी के काम का नहीं है, ये पूरे हम कहेंगे भारत के हर एक नागरिक का जो उत्तरदायित्व बनता है कि हमको हमारे हमारे घर को, हमारे मोहल्ले को, हमारे गांव को, हमारे ब्लॉक को, हमारे जिले को स्वच्छ बनाना है। और जब हमारा जिला स्वच्छ बनेगा तो हमारा राज्य स्वच्छ बनेगा, राज्य स्वच्छ बनेगा तो हमारा देश स्वच्छ बनेगा। तो दोस्तों इसी मुहिम के साथ हमको चलना है। और स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना हमारे मोदी जी ने, हम कहें कि महात्मा गांधी ने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक भारतीय को लग जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपनो गांव साफ सुथरा अभियान जो है 13 जून से 13 सितंबर 2025 तक चला और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव द्वारा चलाया गया। ये कहां से शुरू हुआ भाई, ध्यान रखना, कोटा जिले के रामगंज मंडी के मोड़ा गांव से। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, कोटा जिले के रामगंज मंडी के मोड़ा गांव से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को गांवों तक प्रभावी रूप से लागू करना। वही चीज है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन में हर एक, हम कहेंगे महात्मा गांधी का सपना था भाई गांवों को सशक्त बनाना, तभी तो उन्होंने पंचायती राज गठन की भूमिका वो आर्टिकल 40 में डाली थी। तो कि भाई हम कहें कि किसी देश का विकास तब संभव हो जब वहाँ के गांव का विकास हो रहा हो। और एक देश तब स्वच्छ होगा तब वहाँ के गांव भी स्वच्छ होंगे, वहाँ के जिले स्वच्छ होंगे, वहाँ के हम कहेंगे एक नगर पालिका पंचायत समिति भी स्वच्छ होगी। इसी चीज को हमको ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। कोटा जिले के रामगंज मंडी में के मोड़ा गांव से शुरू किया गया और इसका क्या उद्देश्य है भाई, ओडीएफ प्लस, यानी हम कहेंगे खुले में शौच मुक्त करना और 1.20 लाख नए घरेलू शौचालय का निर्माण करना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। और 5840 विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट लगाना भाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई इसका आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले की दूदू तहसील के स्थित बिचून गांव से इसका हम कहेंगे शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों अंत्योदय के लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम कहेंगे वंचितों को वरीयता देते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसका क्या उद्देश्य है भाई, मान लो कि ये जो कोई ऐसा कोई गरीब परिवार हो, या हम कहें कि जो ऐसे है ना, ऐसे मतलब जो ऐसे वर्ग जो कि वंचित रह जाते हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उन लोगों के राजस्व मामलों का निस्तारण करना, उनको स्वामित्व पट्टों का वितरण करना, जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने का विशेष कार्य किया जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त है ना, इस योजना में लगभग 5002 गाँव का चयन किया गया। कितने गाँव का भाई, 5002 गाँव का चयन किया गया। और एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें 21,000 रुपए की, हाँ भाई हम कहें कि बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में 5002 गांवों का चयन किया गया और 21,000 रुपए उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का भी वादा किया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 24 जून से 9 जुलाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संकल्प पखवाड़ा। नेक्स्ट देखो भाई, गृह सुधार अभियान में ऑपरेशन नशा विहान। देखो भाई, पुलिस थानों और पुलिस लाइन में अफीम, डोडा सहित अन्य मादक पदार्थों के आदि पुलिस कर्मियों, दोस्तों ये केवल है ना, हम कहें कि ये जो पुलिस वाले भी होते हैं ये भी डोडा अफीम के बिल्कुल एकदम बहुत बड़े सौदागर होते हैं, है ना। क्योंकि है ना, हम लोग देखते हैं कि जैसे एक मानस पोर्टल चल रहा है, मानस पोर्टल में क्या होता है भाई, अफीम डोडा की तस्करी, अगर आप लोगों ने कहीं, अगर आप लोगों के आसपास कोई तस्करी कर रहा हो अफीम डोडा की, तो उसकी सूचना कहाँ देते हैं, पुलिस को देते हैं। और पुलिस वाले भी अगर पकड़ ले इनको, है ना, अफीम डोडा वाले को, वो क्या करते हैं, थाने में ले जाते हैं, जलाते वलाते तो नहीं, आगे भी सौंपते नहीं है ना, खुद के स्तर पे इनको काम मिल जाने लग जाते हैं, खाने लग जाते हैं। तो कि हम कहेंगे पुलिस कर्मियों को भी नशा मुक्त है ना बनाने के लिए हम कहेंगे गृह सुधार अभियान शुरू किया गया। जोधपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन नशा विहान के तहत शुरू किया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, यह जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर में सामाजिक परंपराओं में व्याप्त नशे के प्रति शक्ति और पुलिस बल में सुधार लाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों हम कहेंगे केवल एक सामान्य आदमी नहीं, ये जो पुलिस वाले हैं ये भी नशा करते हैं, तो पुलिस वालों के नशे को दूर करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौन सा भाई, ध्यान रखना, ऑपरेशन नशा विहान, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्या करा भाई हमसे,
शिक्षा विभाग का प्रबल कार्यक्रम, ये भी आप लोगों को मैं कह रहा हूँ दोस्तों, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षा विभाग का कौन सा कार्यक्रम है भी? प्रबल कार्यक्रम। हम कहेंगे कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रबल कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें राज्य के 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया। इसमें छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण जुलाई नवंबर है ना, हम कहेंगे जुलाई से नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 5 महीने के लिए हम कहें कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना और तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटना। आजकल आप लोग देखोगे मेरे दोस्तों कि जो हम कहें कि जो विद्यार्थी होते हैं या फिर हम कहें कि हमारे हमारे परिवार में जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको किताबी ज्ञान तो होता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। यानी हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे तो वो बस उनके है ना, जैसे पार्टी की तरफ पड़े हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कोई मेहमान आया है तो उनको राधे राधे करना है, जय श्री कृष्णा करना है, उनके है ना, उनको उनके पैर है ना, हम कहेंगे उनके चरण स्पर्श करना है। ऐसा तो कोई बस व्यवहारिक ज्ञान है ना, व्यवहारिक ज्ञान उनको कुछ भी नहीं है, खाली बस पढ़ा हाँ बेटा ABCD बोल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये कोई ज्ञान नहीं होता ना। क्योंकि दोस्तों एक वास्तव में एक शिक्षित आदमी का जो उद्देश्य, मतलब एक शिक्षित आदमी क्या होता है कि शिक्षा जो वो व्यवहार में झलकनी चाहिए। हाँ भाई, शिक्षा जो है वो व्यवहार में झलकनी चाहिए। और अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होकर भी अगर वो मूर्ख जैसी हरकतें करता है तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। मतलब पढ़ना लिखना कोई एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता है ना। हम कहें कि आज के टाइम में तो खैर पढ़ने लिखने का उद्देश्य सिर्फ एक ही रहा है, नौकरी लगना, है ना। जबकि पढ़ाई लिखना हम कहें कि पढ़ने लिखने का उद्देश्य कोई नौकरी लगना नहीं है मेरे दोस्तों। पढ़ने लिखने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक अपने व्यवहार में बदलाव लाना, आसपास जो हम कहें कि बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, इनको समाप्त करना और ज्यादा से ज्यादा समाज को एक नई राह दिखाना। ये एक शिक्षित आदमी का मुख्य कार्य होता है। लेकिन आज की दुनिया में कुछ अलग ही रामायण चल रही है ना। तो आप लोगों को दोस्तों ये वो छोटी छोटी चीजें जो हमको सीखनी होती है, यानी पढ़ाई को दोस्तों व्यवहार में दिखाना होता है। हाँ भाई, आप लोग चाहे कितने बड़े पढ़ लिखे गए, जाने कितनी डिग्री हासिल कर ली और आप आपके घर वालों को गालियां निकाल रहे हो, तो फिर उस पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं निकल रहा। हाँ भाई, तो बस आप लोगों को एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, चाहे कोई छोटे बच्चे भी हो तो उनके पढ़ाई को उनको व्यवहार में लाना है। इसीलिए दोस्तों प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है भाई, चलो इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को निम्नलिखित 3 स्तरीय कौशल में पारंगत किया जाएगा। हम कहेंगे जीवन जीने के लिए जागरूकता, टीम वर्क, समस्या समाधान, रचनात्मक कार्य, नेतृत्व कौशल किया जाएगा। कार्य व रोजगार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, सतत विकास में जलवायु परिवर्तन इत्यादि, है ना। इनको 2-3 चीजें इनको सिखाई जाएगी। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं कि कम से कम उनको है ना, हम कहें कि किस है ना, किस तरह के लोगों से कैसे बात करनी, यानी अपने से बराबर वालों के साथ कैसे बात करनी, अपने से बड़े लोगों के साथ कैसे बात करनी और अपने से हम कहें कि छोटे लोगों से कैसे बात करनी, ये तरीका आना चाहिए और यही शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, अगले UR साहू कौन बने भाई? UR साहू बने राजस्थान लोक सेवा आयोग RPC के अध्यक्ष भाई। RPC का मुख्यालय कहाँ भाई? RPC का मुख्यालय अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ भाई, हम कहें कि है ना RPSC, इसके नए चेयरमैन कौन है भाई? UR साहू। देखो राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 10 जून 2025 को एक आदेश जारी कर DGP उत्कल रंजन साहू, यानी उत्कल रंजन साहू पहले क्या थे भाई? DGP थे, राजस्थान के DGP थे और अभी क्या बन गए? RPC के चेयरमैन बन गए। ठीक है भाई, किस अनुच्छेद के तहत? 316(1) के तहत इनको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40वें अध्यक्ष के रूप में 12 जून 2025 को पदभार संभालेंगे और इनका कार्यकाल जो है वो 29 जून हम कहेंगे 19 जून 2026 तक रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, संजय क्षोत्रिय जो कि चित्तौड़गढ़ के थे, पहले RPC के अध्यक्ष थे। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद कैलाश चंद्र मीणा को RPC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया था और RPC के कार्यवाहक अध्यक्ष का जो प्रावधान है वो 316(1) में होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। हाँ भाई, तो कि कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे भाई? कैलाश चंद्र मीणा, और इनके बाद कौन बने? उत्कल रंजन साहू, जो पहले DGP थे अब क्या बन गए? RPC के चेयरमैन बन गए। नेक्स्ट देखो भाई, डॉक्टर भगवती प्रसाद, क्या भाई? डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत, ये क्या बने भाई? ये भी देख लो। राज्यपाल एवं कुलपति हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु के पद पर 5 जून 2025 को नियुक्त किया, है ना। कोटा विश्वविद्यालय जो है, कोटा यूनिवर्सिटी जो है, उसके कुलगुरु के रूप में किसको नियुक्त किया? प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, आप लोगों ने काफी प्रश्नों में भी चर्चा में रहा और हमने काफी जो हमारे जो मॉडल पेपर में कोई प्रश्न आया या करंट अफेयर्स वाले प्रश्नों पे हमने किया, तो हमने इसकी विशेष रूप से चर्चा कर ली है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी हम कहें कि 5वां संस्करण हमारे राजस्थान में आयोजन हो रहा है। पहली बार आयोजन इसका राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन इसका 8 से 22 नवंबर 2025 तक होगा। इसकी मेजबानी पहली बार हमारे राजस्थान को मिली है, जो कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा और इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा होंगे।
ध्यान रखना भाई। 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री कौन है भाई? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, चलो अगला देखो भाई, यश भराड़िया बने इंटरनेशनल मास्टर। हाँ भाई, यश भराड़िया क्या बने भाई? इंटरनेशनल मास्टर। आप लोगों से पूछ सकते हैं भाई यश भराड़िया का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। देखो भाई, बेलगाड़ सार्बिया में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में शतरंज खिलाड़ी यश भराड़िया। हाँ भाई, अपने काम की जानकारी अपने रेट में क्या दिया हुआ? खेल खिलाड़ी दिया गया। मैंने दोस्तों जनवरी से लेकर जून तक एक एक खेल खिलाड़ी को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए वो शानदार तरीके से पिरोया है ना। हम कहेंगे सबसे पहले आप लोगों को हम कहेंगे पुरस्कार और सम्मान मिलेंगे, फिर राजस्थान विशेष तथ्य, उसके बाद हम कहेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं, उसके बाद खेल खिलाड़ी। मतलब हर महीने के करंट अफेयर्स को बहुत व्यवस्थित तरीके से जमाया, मतलब ऐसे कचरा नहीं किया हुआ, है ना, गबड़ शबड़ नहीं किया है, एकदम व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। ठीक है, ध्यान रखना भाई, शतरंज खिलाड़ी कौन है भाई? यश भराड़िया। इन्होंने अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर IM नाम हासिल किया और जयपुर के 15 वर्षीय यश भराड़िया चेस के इंटरनेशनल मास्टर भी बन गए। ध्यान रखना भाई, वर्ष 2025 में भीलवाड़ा के कौन है भाई? अभिजीत गुप्ता। ये राजस्थान से इंटरनेशनल मास्टर बने थे और 2008 में ग्रैंड मास्टर। ध्यान रखना भाई, भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और जयपुर के 15 वर्षीय यश भराड़िया भी इंटरनेशनल मास्टर बन चुके हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, अंडर 18 बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता। ध्यान रखना भाई, बालक और बालिका अंडर 18 प्रतियोगिता जो है ये डीडवाना इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, और हम कहें कि है ना, बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 जून को हुआ था, डीडवाना में हुआ था ना। हम कहें कि डीडवाना में इसका आयोजन हुआ था, प्रथम राज्य स्तरीय, पहली बार हुआ ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। पहली बार अंडर 18 बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 जून को डीडवाना के अंदर किया गया था। और इसमें दोस्तों इसका जो आयोजन है वो हम कहेंगे राजस्थान कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो भाई, ये देखो राजस्थान का सागवान रोहिड़ा। राजस्थान का सागवान कौन सा भाई? रोहिड़ा, जिसे हम मुरुसल का सागवान भी कहते हैं। वनस्पति का नाम क्या भाई? टिकोमेला अंडुलेटा। ये दोस्तों जिसमें चर्चा में था, इस वजह से मैंने लिखा है कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना। ये रोहिड़ा होता है दोस्तों, ये रोहिड़े की पत्तियां होती है, रोहिड़ा इसमें नारंगी और रंग है ना, हम कहेगी पीले रंग के फूल आते हैं। आप लोग जानते हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प है भाई रोहिड़ा, है ना। लेकिन इसमें से एक काम की जानकारी मैं आप लोगों को बताऊं भाई, एक काम की जानकारी मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये सुजस में था, चर्चा में था। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए श्री बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर की राष्ट्रीय कैडेट कोर इकाई के प्रभारी कैप्टन डॉक्टर प्रेम सिंह बुगासरा, नाम ध्यान रखना भाई, डॉक्टर प्रेम सिंह बुगासरा के नेतृत्व में एनसीसी के सामाजिक सरोकार युवाओं में हो संस्कार का बने जिम्मेदार के ध्येय वाक्य के साथ एनसीसी कैडेट्स के सहयोग से ऑपरेशन रोहिड़ा अभियान का शुभारंभ जुलाई 2018 में किया गया। ये सुजस में चर्चा में था, इसलिए पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन रोहिड़ा का जो शुभारंभ है वो कब किया गया भाई? जुलाई 2018 के अंदर। और किसने किया भाई? प्रेम सिंह बुगारा। हाँ भाई, याद ध्यान रखना, ऑपरेशन रोहिड़ा जुलाई 2018। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, ये भी हमारे अभी हम कहेंगे पुरातत्व विभाग जो है उसको एक बड़ी उपलब्धि मिली है। देखो भाई, राजस्थान के डीग जिले के बहज गांव, ये बहज गांव कहाँ भाई? डीग जिले के अंदर है। और पुरातत्व विभाग को बहुत बड़ा खजाना मिला। खजाना ये मत समझना कि बहुत सा ना धनी धन मिल गया, है ना, धन नहीं मिला मेरे दोस्तों। हम कहेंगे ये जो पुरातात्विक स्थल है यही हमारे लिए असली धन है। ठीक है भाई, देखो हम कहेंगे अप्रैल 2024 से मई 2025 के बीच की गई खुदाई के निष्कर्ष में 3500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच पनपी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पूर्व होलोसिन युग के संकेत माने गए। इस खोज में दोस्तों अधिकांश अवशेष है वो कुषाण, मगध और शुंग राजवंशों के समय के हैं। इनमें मिट्टी के खंभों वाली आवासीय संरचना, स्तरकर दीवारों युक्त खाइयां, भट्टियां, लोहे तांबे की कलाकृतियां, 15 यज्ञ कुंड, शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियां, हड्डी के औजार, अर्ध कीमती पत्थरों के मोती और शेल की चूड़ियां भी शामिल है। क्योंकि यहाँ से 4 कच्ची मूरें मिली है जिन पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर खुदे हुए हैं। यह राजस्थान में ब्राह्मी लिपि के सबसे है ना, हम कहेंगे सबसे पुराने प्रमाण माने जा रहे हैं। तो हमसे पूछे कि ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने प्रमाण कहाँ से माने जा रहे हैं? तो कि डीग जिले के बहज गांव में जो अभी हमारे जो 4 कच्ची मूरें जो मिली उसमें ब्राह्मी लिपि के सबसे पुराने प्रमाण माने जा रहे हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ काम की जानकारियां हैं। अभी हम कहेंगे चाहे चतुर्थ श्रेणी का पेपर हो, चाहे पटवारी का पेपर हो, हर पेपर में 4 जानकारियां इंपोर्टेंट पूछी गई थी और आप लोगों को भी विशेष रूप से इन चारों जानकारियों का ध्यान में रखना है। देखो भाई, राजस्थान में पाई जाने वाली 4 दुर्लभ प्रजातियां जो कि आजकल चर्चा में और परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। एक तो राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर है, इसमें एक मांसाहारी पौधा है यूट्रिकुलेरिया, ये पाया गया है। ये चर्चा में भी है, काफी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि केवलादेव हम कहें कि हमारे जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसमें कौन सा मांसाहारी पौधा पाया गया भाई? यूट्रिकुलेरिया पौधा।
एक देखो भाई, राजस्थान के टोंक जिले में जो सीआईएसएफ पार्क है ना, सीआईएसएफ पार्क में एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी, हम कहें कि सफेद रंग की गिलेरी पाई गई है। वैसे तो ये पहले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी इसे दुर्लभ बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 1 लाख गिलेरियों में एक गिलेरी ऐसी होती है जो बिल्कुल सफेद कलर की होती है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल कलर की होती है ना। तो ये सनफ्लावर गिलेरी है एल्बिनो, ये इसका ध्यान रखना। अगला देखो, राजस्थान के करौली सवाई माधोपुर, हम कहेंगे करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इसमें एक दुर्लभ जंगली बिल्ली कौन सी भाई, केराकल देखने को मिली है। इससे पहले ये मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर टाइगर रिजर्व में भी देखी गई, अभी ये जैसलमेर में भी देखी गई, ठीक है। उसके साथ ही राजस्थान के मेगा गांव में जुरासिक काल के पहले जीवाश्म मिले हैं, यानी जीवाश्म हम कहेंगे जुरासिक काल से पहले के भी जीवाश्म कहाँ मिले भाई, मेगा गांव से मिले। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। हम जानते हैं दोस्तों जैसलमेर में एक आकल गांव पड़ता है, कौन सा गांव भाई, आकल गांव। यहाँ से हम कहेंगे सब है ना, भारत में लकड़ी के सबसे प्राचीनतम अवशेष जो मिले ये हमारे जैसलमेर के आकल गांव से मिले। यानी इस समय जो लकड़ी जो है हम कहेंगे 18 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पर, 18 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी जो हम कहें कि लकड़ी जो जमीन में जो दब चुकी थी, आज वो लकड़ी भी कैसे पाषाण रूप में मिल रही है, पत्थर के रूप में मिल रही है। तो ये कौन से गांव से भाई, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ भाई, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसमें आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है, आकल जैसलमेर के अंदर एक गांव है। तो ये हमारा जो हम कहेंगे जून महीने का जो करंट अफेयर्स मेरे दोस्तों ये समाप्त होता है। हमने जनवरी से लेकर जून महीने के करंट अफेयर्स पूरे कर ले हैं, और आगामी दिनों में हम जुलाई अगस्त और सितंबर महीने के करंट अफेयर्स की आप लोगों को ऐसे मंथली जो क्लासेस है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। साथ में इनके जो टेस्ट के माध्यम से भी आप लोगों को एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, और साथ ही आप लोगों को गुरुदेव क्लासेस के ऐप पर भी हम कहेंगे भरपूर मनमान टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है मैं कर रहा हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न ये नोट से बाहर जाने की गारंटी मैं लेता हूँ मेरे दोस्तों, एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लगभग मैं कर रहा हूँ दोस्तों, लगभग 99% आप ये मान के चलो कि सब कुछ, आप तो बस सीधा सीधा ये भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, आप कंटेंट पे भरोसा रखो और भरोसा रख के पढ़ो मेरे दोस्तों। मैं कर रहा हूँ आप लोगों को नीट मुख्य भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर्स में पूरा एकदम 100% दावेदारी के साथ हम चैलेंज करते हैं, एक भी प्रश्न हमारे गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाली वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। 17 से 21 जनवरी 2026 के मध्य होने वाली रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में अपने सपने को साकार करने के लिए लगे रहेगा मेरे दोस्तों। अपने माता पिता के सपने को पूरा करने का जो जिम्मा है वो आप ही के कंधे पे मेरे दोस्तों। हाँ, कभी भी बंदूक दूसरों के कंधों पे नहीं चलाई जाती है। हाँ भाई, बिल्कुल आप लोगों को इसी चीज को ध्यान में रखना है। आपके माता पिता का सपना, आपका सपना सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। हमने क्लास शुरू करी थी तब भी हमने कहा था कि संघर्षी व्यक्ति को महान बनाता है, और पत्थर भी बहुत बार हम कहें कि बहुत बार पीटे जाने के बाद भगवान बनता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है, हमको इस संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष से घबराना नहीं है, और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के कम पदों को देखकर हमको डरना नहीं है दोस्तों। सिर्फ 7,500 पदों पर भी हमको सिलेक्शन लेने की जो हम कहेंगे दोस्तों, लड़ने के 0.01% चांस भी हो तो हमको लड़ जाना चाहिए, है ना। तो बस इसी सोच के साथ हमको मैदान में उतरना है। 2.5 महीने का जो हमारा जो समय है, इस समय को हमारे पक्ष में लेना है, और हमारे कठिन पोर्शन पर काम करते हुए इस रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में हमारा जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।